अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं अली वॉइस चैनल। हमें ताज़ा मुर्दा चाहिए होता है का चौथा पार्ट है। मुर्शद ने बुलाया है। किस मुर्शद ने? यार अहमद, बात को समझो। उमर के मुर्शद ने तुम्हें बुलाया है, मगर मैं इनको ढूंढूंगा कहाँ। तुम फिक्र मत करो, बस तुम फ़ौरन पहुँचो। अच्छा, मैं अभी आ जाता हूँ। ये कहकर अहमद साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। अहमद साहब ने शगुफ्ता बेगम और इफ़त जहाँ को बताया कि उमर की अहलिया को मार दिया है इस खबीस और इसके साथियों ने। या अल्लाह, ये क्यों ऐसे करते फिर रहे हैं? कोई तो इनको रोके। शगुफ्ता बेगम दिलगर फतकी से बोली। भाई साहब, इफ़त जहाँ ने अहमद साहब को मुखातिब किया। एक बात समझ नहीं आती, ये है क्या? कोई आदमखोर इंसान, कोई जिन, कोई भेड़िए या खून चूसने वाली बलाएं? आखिर कौन है वो? इफ़त जहाँ ने अहमद साहब से पूछा ही था कि कमरे में हरीम दाखिल हुई और इफ़त जहाँ के बराबर बैठते हुए अपने दोनों हाथ इनके सामने करते हुए बोली, अम्मी, ये देखें मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं, अजीब पीले से। और ये देखें, ये निशान भी है, हाथों पर शायद किसी कीड़े ने काटा है। हरीम ने हाथ पर मौजूद नन्हे सुराख के निशान देखा कर कहा, अरे ये कैसे निशान हैं? इफ़त जहाँ ने तशवीश से बोला। शगुफ्ता बेगम ने देखते हुए कहा, किसी कीड़े ने काटा है, ऐसा मालूम हो रहा है। अहमद साहब ने जब करीब आकर देखा तो वो किसी कीड़े के काटने के निशान नहीं लगते थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे दो नुकीले के निशान हैं। अहमद साहब ये देखकर परेशान हो उठ बैठे, क्योंकि कल रात ही तो उमर फारूक ने हरीम को हिफाजती धागा पहनाया था। तो क्या वो सब बेअसर हो रहा है? और अम्मी, ये नाखून भी देखें कैसे काले हो रहे हैं। पता नहीं, मेरे नाखून तो बिल्कुल सफ़ेद थे, गुलाबी से। हरीम ने अपनी परेशानी का इजहार किया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। ऐसे कंडीशन पर तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी डॉक्टर के पास जाकर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे नाखून, ठीक है? जी अम्मी। तुम्हारे बाल कितने ख़राब हो रहे हैं, लाओ मैं बना दूँ। इफ़ा जान ने शफकत से हरीम से कहा। जी अम्मी, बना दें। लाओ ब्रश दो। ओके, मैं दे देती हूँ। शगुफ्ता बेगम ने कमरे में मौजूद सिंगार में इसकी जानिब बढ़ते हुए कहा, ये लें। शुक्रिया बहन। आओ बेटा बैठो। हरीम के बैठते ही इफ़त जहाँ ने हरीम के बालों में ब्रश करना शुरू किया। बाल बहुत उलझे हुए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में टूट रहे थे, मगर जब बाल सुलझ गए तब ही बाल हर बार ब्रश करने पर एक कदर ज़्यादा मिकदार में हाथों में आ रहे थे कि इफ़त जहाँ खौफज़दा होने लगी। ज़रा सी देर में ही इफ़त जहाँ के पैरों के पास एक बड़ा ढेर मौजूद था। हरीम के उतरते हुए बालों का उन्होंने परेशानी से अहमद साहब को देखा। ये देखें भाई साहब, पहले तो बाल सिर्फ हाथ लगाने पर उतर रहे थे, अब ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसके बाल नोच रहा हो। अहमद साहब ने सब देखा और शगुफ्ता बेगम और इफ़त जहाँ से कहा, आप दोनों अपना और हरीम का ख्याल रखिएगा, मुझे कहीं जाना होगा फ़ौरन। कहाँ जाना है अहमद? ज़रूरी काम है। शगुफ्ता, हरीम का और बहन का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर अहमद साहब घर से बाहर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जाने के लिए घर से रवाना हो गए। इधर घर में मौजूद दोनों खवातीन खौफज़दा नज़रों से हरीम को देख रही थी, जिसके सर पर अब वो मुट्ठी बाल ही रह गए थे। तमाम कमर तक के बाल ज़मीन पर टूटे हुए पड़े थे और हरीम परेशानी से रो रही थी। इफ़त जहाँ ने हरीम को दिलासा देकर बहलाया, देखो ऐसी हालत में कभी ऐसा भी होता है, तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। अम्मी, मेरे सारे बाल उतर गए, मैं तकरीबन गंजी हो गई हूँ। साइम कितना परेशान होंगे मुझे ऐसा देखकर। तुम साइम की फ़िक्र मत करो, मैं इससे बात कर लूँगी। चलो इन बालों को मैं समेट कर रखूँ ज़रा। रखेंगी क्यों अम्मी? इन्हें फेंकें। अम्मी, फेंकें इन्हें। नहीं बेटा, फेंक नहीं सकती। क्यों अम्मी? तुम छोड़ो सब बातें, अपनी चाची से बातें करो। अहमद साहब जिस वक्त रिक्शे से मज़ार के सामने उतरे, इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12:15 का वक्त था। मज़ार में आज जुमेरात होने की वजह से काफ़ी रश था। अहमद साहब ने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की और कुछ ही देर में इर्द गिर्द देखते हुए वो ऊपर पहुँच गए। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर पहुँचकर पहले उन्होंने फातह ख्वानी की और फिर वहाँ मौजूद एक मुजावर से पूछा, सुनो भाई, मेरा नाम अहमद सुल्तान है, मुझे बुलाया था। किसने बुलाया था? मुर्शद ने। मुजावर ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा,
बाबा जी क्या हो गया है? मुर्शद की कब्र पर पढ़ तो ली फातिहा, आप कैसी बातें कर रहे हो बाबा जी? मुर्शद ने बुलाया, आप आ गए, फातिहा पढ़ ली। अच्छा रुको, और पीछे की जानिब चला गया। कुछ लम्हों बाद एक लंगड़ी थैली लाकर अहमद साहब के हाथ पर रख दी। ये लो बाबा जी, अब मुर्शद की तरफ से दावत खाओ, बिरयानी है बकरे की। देखो मेरी बात समझो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बुलाया था। अहमद साहब परेशानी से बोले, मेरी मदद करो। ओ बाबा जाओ, अब सर ना खाओ, वहाँ बैठो, दावत खाओ, जब तक दिल करे बैठो, जब दिल करे तो यहाँ से चले जाना। और बशीर बाबे ने बिठा। अहमद साहब नाकामी से सीढ़ियाँ उतरने लगे और कुछ सीढ़ियाँ उतर कर हिम्मत हार कर बैठ गए और बेबसी से अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए बोले, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे रब, तू सब जानता है। मेरा समीर चला गया, मैंने कोई बेसब्री नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। अल्लाह, मेरा बच्चा तो चला गया, मैं जानता हूँ। तू चाहता है मैं इस बच्ची और इसके आने वाली औलाद की मदद करूँ, तभी तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मुझे बुलाया था मुर्शद ने, अब कोई पता कोई निशान नहीं मिल रहा, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? कोई रास्ता दिखा दे मेरे रब, इन खबीसों से जान छुड़वाने का। ये बोलकर अहमद साहब ने दोनों टांगों के समेटा और दोनों हाथ इनके गिर्द लिपट कर सर पर रख कर दिल फर्तगी से बैठ गए। एकदम से उनको लगा कि किसी ने इनका नाम पुकारा है। अहमद थक गए, चलो आओ। अहमद साहब ने हैरानी से इर्द गिर्द देखा, मगर कोई नजर नहीं आया जो इनको पुकार रहा हो। फिर आवाज़ सुनाई दी, अहमद उठो, तुम्हारा बुलावा है, मुर्शद मुंतजर है। आवाज़ इनके सामने सीढ़ी पर चादर ओढ़े बैठे एक मलंग की जानिब से आ रही थी। अहमद साहब ने इसकी तरफ देखा तो इसने मुस्कुराकर कहा, चलो अहमद जल्दी करो, मुर्शद को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं, आओ साथ चलें। ये बोलकर वो मलंग सीढ़ियाँ उतरने लगा और मज़ार के अहाते से मुंसलिक एक फूल वाले ठेले पर पहुंचकर रुक गया। अहमद साहब ने हैरानी से इसको देखा। क्या? जाओ अहमद अंदर जाओ, तुम्हारा बुलावा है, मेरा नहीं। ठह पर ज़मीन पर एक खजूर की चटाई बिछी हुई थी और इसके बाद एक कटा हुआ पुराना सा दरख्त लगा था और इसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। अहमद साहब ने इस आदमी की तरफ भयभीते हुए कदम बढ़ाए। वो आदमी इनको भयभीते रुकते देख कर बोला, आओ अहमद, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, इतनी देर से आए। अहमद साहब ने इनसे पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? आपको उमर फारूक ने बताया होगा। हमें कोई नहीं बताता, हमें सब पता है। तुम बैठो और गौर से मेरी बात सुनो। वो हैं तो खतरनाक, मगर इतने भी नहीं कि जलाए ना जा सके या मारे ना जा सके। पहले तो सिर्फ वही थे जहाँ पैदा हुए थे। तुम इनको अपने साथ यहाँ भी ले आए हो। उमर ने जो किया वो अच्छा था, मगर अब मैंने इसको रोका है। तुम करोगे और मैं बताऊंगा। तुमसे बनी तो ठीक, वरना फिर मैं आऊँगा। बेहतर है कि पहले तुम कोशिश करो, क्योंकि अहमद तुम्हारी गलती से वो छेड़ेंगे। रहा सवाल उस बच्ची का, उसका बच्चा तो खतरे में है, उस पर उन्होंने अपने दांत गाड़े हुए हैं, उसमें इनके खून की मिलावट की है। उन्होंने इस रात कब्रिस्तान में, साइन जिंदा है, ढूंढना तुम्हें होगा, लाओगे भी तुम ही। मगर मुर्शद साहब, मैं तो कोई इल्म नहीं जानता, मैं तो बस दीनियात का प्रोफेसर था। तुम में बात है अहमद, तभी तो तुमने इस रात इनको रोक लिया था। मगर अब तैयारी करो, मगरिब के बाद निकलना है। जो लाया था वो छोड़कर आ, कुछ सामान दूंगा, रास्ता तुझे ढूंढना है। काली का मंदिर है पुराना, इसके पीछे शमशान घाट है, इसमें चिला खींच कर जा। वो रुकेगा, डराएगा, नाटक करेगा। तुझे चिला नहीं रोकना नहीं है और ना ही हसार से निकलना है। जब चिला पूरा हो जाए तो पहला नजर आए उठा कर लाना होगा मेरे पास। यहाँ किसी से एक लफ्ज़ बात नहीं करना, किसी से भी रास्ते में मदद नहीं मांगना। वो घात में बैठे होंगे, वार कर देंगे तो कोई गलती मत करना, मगर कोई मददगार साथ करें। अहमद साहब ने गुजारिश पेश की। चल नूर मोहम्मद तेरे साथ जाएगा, मगर आधे रास्ते से वापस आ जाएगा। काली के खबीसों ने इसको सूंघ लिया तो वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इसको भी तेरे साथ बहुत काम है। जाकर तैयारी कर, नूर अहमद आएगा तुझे लेने। अहमद साहब ने मुर्शद साहब से इजाज़त ली और घर की तरफ रवाना हुए। घर पर पहुंचकर उन्होंने शगुफ्ता बेगम को बुलाया और तमाम मामलात अच्छी तरह समझा दिए। शगुफ्ता बेगम सारी बात सुनकर खौफजदा होते हुए अहमद साहब से कहने लगी, मगर अहमद,
وہاں یہ سب کرتے ہوئے اگر آپ کو کچھ ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے، مجھے مغرب کے وقت نکلنا ہے۔ حریم بیٹی کہاں ہے؟ اب کیسی ہے وہ؟ دوپہر سے الٹیاں کر رہی ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اور ہر بار ایسے الٹی کرتی ہے جیسے پورا بکرا کھایا ہو۔ اوف، اللہ رحم کرے۔ اب جاتا ہوں، دیکھو اللہ کامیابی دے، دعا کرنا۔ ڈور بیل کی آواز پر احمد صاحب نے شگفتہ بیگم سے کہا، اچھا شگفتہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ احمد۔ اچھا بہن، اجازت دیں، دعا کیجیے گا میں کامیاب ہو کر لوٹوں۔ جی بھائی، انشاءاللہ۔ آپ دونوں حریم کا بہت خیال رکھیے گا۔ جی آپ بے فکر رہیں، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ احمد صاحب نے باہر آ کر دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی دروازے کے سامنے کل والا ملنگ کھڑا تھا۔ احمد صاحب کو دیکھ کر دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا، آؤ احمد باؤ، تم انتظار بڑا کراتے ہو، معاف کرنا نور احمد بھائی، ذرا دیر ہو گئی۔ ہاں تو باؤ احمد، اب بات سنو غور سے۔ اب ہم جس راستے پر ہیں وہ ذرا مشکل ہے، تم نے بات نہیں کرنی کسی سے بھی۔ جب بھی میں تمہیں کبھی چھوڑ کر واپس آؤں گا، اس کے بعد بھی کسی سے بات نہیں کرنی، وہ تمہیں بہت ڈرائے گا۔ تم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ڈرنا نہیں ہے، صحیح ہے؟ ہاں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ چلو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ بول کر نور احمد نے سڑک پر قدم بڑھا دیے اور احمد صاحب اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور چل کر ایک ٹیکسی کے پاس نور احمد رک گیا۔ ہاں بھائی فیصل، کیا حال ہے؟ کرم ہے مالک کا، یہ احمد سلطان باؤ ہیں۔ یہ سواری تم نے بس سٹاپ پر بٹھانی ہے اور 7 گھنٹے بعد وہیں بس سٹاپ سے اٹھانی ہے اور مرشد کے ڈیرے پر لانی ہے۔ سمجھ گیا؟ جی بھائی سمجھ گیا، معلوم ہے نا طریقہ؟ جی بھائی۔ احمد صاحب سے بات نہیں کرنی، ساتھ جو لائے وہ بھی ڈیرے پر چھوڑنا ہے۔ شوکت کی بس ہے نا؟ ہاں ابھی ہے۔ چلو پھر اڑاؤ اپنا جہاز۔ نور محمد احمد صاحب کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی بس اڈے کی جانب روانہ ہو گئی۔ بس اڈے پر پہنچ کر نور احمد نے بس میں سوار ہو کر ڈرائیور سے خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہو شوکت؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ دیکھو یہ احمد صاحب ہیں، ان کو جہاں اتارو گے وہیں سے لیتے ہوئے آنا۔ 4 گھنٹے بعد آپ بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں میں نہیں ہوں گا، یہ اکیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو بٹھا لوں گا۔ شکریہ شوکت۔ چلے بھائی، احمد باؤ آرام سے بیٹھ جائیں۔ سارے راستے احمد صاحب کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے اور نور محمد ان کے کاندھے پر سر رکھ کر خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا۔ رات کے 11:30 بجے بس نے ان دونوں کو ایک سٹاپ پر اتار دیا۔ احمد صاحب نے ارد گرد دیکھا تو یہ کوئی کم آبادی والا علاقہ معلوم ہوتا تھا۔ بس سٹاپ کی دیوار پر پاریو کوڈ لکھا تھا۔ اڈے سے باہر آ کر نور محمد سامنے موجود ایک بڑے سے میدان کے اندر داخل ہو گیا۔ احمد صاحب اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میدان کو پار کر کے اب وہ ایک آبادی والے علاقے میں داخل ہوئے جہاں بہت سی گلیاں ایک قطار میں موجود تھیں اور ان میں کچے پکے سے مکانات بنے تھے۔ سیدھے ہاتھ والی گلی کی طرف نور محمد کی نے مڑتے ہوئے سامنے اشارہ کیا۔ احمد صاحب نے نور محمد کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھا۔ ایک طرف کچھ گھاس پھوس اور بہت سا دلدلی مٹی والا راستہ تھا۔ نور محمد اور احمد صاحب اب گلی سے گزر کر اس گھاس پھوس اور دلدلی مٹی والے راستے پر چل رہے تھے۔ راستے کے اختتام پر نور محمد رک گیا۔ بس باؤ، اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ احمد صاحب نے اس کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ سامنے والا جو ٹیلا ہے اس پر جاؤ گے تو مندر ہے، پھر تم خود سارا راستہ جان لو گے۔ اللہ کے حوالے، مرشد نے جو کہا تھا یاد رکھنا۔ پھر نور محمد نے واپس مڑ کر واپسی کا سفر اختیار کیا اور احمد صاحب کچھ لمحے سوچ کر سامنے اس ٹیلے کی طرف چلنے لگے۔ ٹیلے پر چڑھ کر سامنے 3-4 قدم چلنے پر پرانے سے ایک مندر کے کھنڈرات تھے۔ آدھا مندر اپنی خستہ حالت کی وجہ سے زمین بوس ہو چکا تھا اور آدھا حصہ اندھیرے اور عجیب سی پر اسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ احمد صاحب نے ہمت کر کے مندر کے اندر قدم بڑھائے۔ مندر میں عجیب و غریب پتلے دیوار میں بنائے گئے تھے۔ سامنے ہی ایک 8 ہاتھوں والی عورت کا مجسمہ ٹانگیں موڑے کھڑا ہوا تھا جس کی زبان سرخ رنگ میں رنگی تھی اور وہ کالے رنگ کی عورت کا مجسمہ اپنی پٹی آنکھوں کھولے سامنے دیکھ رہا تھا۔ احمد صاحب نے اس مجسمے کی طرف چلنا شروع کیا۔ اچانک سے سارے کھنڈر میں سمیر کی آواز گونجنے لگی، ابو آ گئے آپ؟ سامنے ہی سمیر کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو احمد صاحب کو گمنام ہوا کہ وہ سمیر ہی ہے، مگر پھر مرشد صاحب نے جو بات کہی تھی احمد صاحب سے ذہن میں آ گئی۔ ابو مجھے گھر لے چلیں، اب سمیر رونے لگا تھا۔ ابو ابو
और समीर के साथ बहुत सी औरतें भी रोने लगी थीं। अहमद साहब ने सारी बातों को अनसुना करके कदम आगे बढ़ाने लगे। मूर्ति के पीछे एक रास्ता था जो सीढ़ियों पर मुश्तमिल था और नीचे ज़मीन में किसी कमरे की तरफ जा रहा था। अहमद साहब ने सीढ़ी से उतरना शुरू किया और नीचे एक शमशान घाट में पहुंच गए। बहुत सी हड्डियां और खस्ता लकड़ियां वहां बिखरी पड़ी थीं। अहमद साहब चिल्ला काटने के लिए कोई कुदरत साफ जगह ढूंढते हुए आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि उनके पाँव को किसी ने पकड़ लिया हो। अहमद साहब ने हिम्मत से नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो एक हाथ ने इनको पाँव पकड़ लिया था। अहमद साहब ने हाथ से आगे नज़र डाली तो अहमद साहब को अपने सारे जिस्म पर चूंटियाँ रेंगनी महसूस हुई, क्योंकि नीचे जिसने इनका पाँव पकड़ रखा था वो एक ताज़ा मुर्दार औरत थी, जिसके बिखरे बाल इसके आधे चेहरे पर पड़े थे और इन बालों के दरमियान वो एक आंख से इनको देख रही थी। कमर से नीचे का तमाम दर्द गायब हो गया था और गोश्त के रेशे इसके बाकी जिस्म से लटक रहे थे और खून बह बह कर ज़मीन पर फैल रहा था। अहमद साहब ने झटके से इस औरत से अपना पाँव छुड़वाया। हिफत जहां और शगुफ्ता बेगम ने अहमद साहब के जाने के बाद हरीम के कमरे में पहुंची तो सामने बिस्तर पर परेशान बैठी थी। दोनों खवातीन को अंदर कमरे में दाखिल होते देखकर हरीम बेकरारी से खड़ी हुई। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, आओ बेटा मैं खाना देती हूँ। अम्मी, आपने क्या बनाया है? मैंने तो पालक गोश्त बनाया है। नहीं, मुझे वो नहीं खाना। अच्छा, और गोश्त है? हाँ गोश्त है, बताओ क्या खाओगी बेटा? मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूँगी, आप बातें करें। इफ़त जहाँ और शगुफ्ता बेगम को बातें करते जब काफ़ी देर हो गई तो हरीम वापस कमरे में नहीं आई थी। इफ़त जहाँ और शगुफ्ता बेगम परेशानी से किचन में जाने के लिए किचन में पहुंचकर सामने हरीम पीठ मोड़कर खड़ी थी। शगुफ्ता ने दिल में सर उठाते खदशे से खौफजदा होते हुए आगे बढ़कर देखा तो सामने खड़ी हरीम फर्ज से सारा गोश्त निकाले बहुत शौक से कच्चा गोश्त खा रही थी। शगुफ्ता को सामने देखकर हरीम ने अपनी काली पतलियों वाली आंखें उठाकर शगुफ्ता को देखा। दोस्तों, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली वीडियो में सुनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।